नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में तालिबान की नई हुकूमत की तश्कील का ऐलान हफ्ते तक मौखर कर दिया गया है। एक गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अफ़गानिस्तान की नई इंतज़ामिया का ऐलान जुमे की नमाज के बाद मुतवक्को था। ताहम तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि नई इंतज़ामिया का ऐलान हफ्ते तक मौखर कर दिया गया है। इससे कबल इत्तला थी कि नई हुकूमत की तश्कील के लिए तालिबान ने बाद नमाज जुमा काबुल में अहम इजलास तलब कर रखा है। ज़राए का दावा था कि मुल्ला बैतुल्ला को तालिबान हुकूमत का सुप्रीम लीडर, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को हुकूमत का सरबराह बनाए जाने का इम्कान है। जियो न्यूज़ के मुताबिक ज़राए ने यह भी बताया कि ख़तर में तालिबान के सियासी दफ्तर के नायब सरबराह शेर मोहम्मद अब्बास को अफ़गानिस्तान का वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किए जाने का इम्कान है, जबकि मुल्ला ज़ईफ़ को पाकिस्तान में दोबारा सफ़ीर नामज़द किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद और सिराजुद्दीन हक्कानी को भी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा तालिबान की हुकूमत में अब्दुल्ला, हामिद करज़ाई, गुलबदीन हिकमतयार समेत दीगर अफ़गान रहनुमाओं को भी शामिल किया जा सकता है। याद रहे कि तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल का कंट्रोल संभाला था, लेकिन उन्होंने ऐलान किया था कि जब तक अमेरिका का एक भी फ़ौजी अफ़गानिस्तान में मौजूद है तो उस वक्त तक ना तो हुकूमत का ऐलान किया जाएगा और ना ही काबीना तश्कील दी जाएगी। अमेरिका ने 31 अगस्त की डेडलाइन ख़त्म होने से एक रोज़ पहले ही अफ़गानिस्तान से इनखला मुकम्मल करने का ऐलान किया, जिसके बाद तालिबान ने हुकूमत साजी के लिए मुशावरत तेज़ कर दी थी। और अफ़गान मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने हुकूमत साजी के लिए अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। कई महीनों से जारी खूनी जद्दोजहद के बाद 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जा जमा लिया। इस दौरान सैकड़ों लोग मारे गए, हज़ारों ज़ख्मी हुए और 5,70,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। उनमें करीब 80% ख़वातीन और बच्चे हैं। तालिबान के तशद्दुद से डरकर लाखों लोगों ने अफ़गानिस्तान छोड़ दिया। पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका और उसके हामी मुल्कों ने 1,13,500 लोगों को काबुल एयरपोर्ट से दूसरे मुल्कों में भेजा है। UN के रेफ्यूजी हाई कमिश्नर के मुताबिक सियासी गैर यकीनी की वजह से अगले 4 महीने में 5 लाख से ज़्यादा लोग मुल्क छोड़ सकते हैं। अफ़गानिस्तान की आबादी करीब 4 करोड़ है। यहाँ की 1/3 आबादी यानी करीब 1,40,00,000 लोग खाने के बहरान का सामना कर रहे हैं। इनमें 20 लाख बच्चे भी शामिल हैं जो पहले से माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। मुल्क में हर 3 में से 1 अफ़गानी भूखा है। यहाँ सूखे की वजह से 40% फसल तबाह हो गई है। बाहरी मदद नहीं मिली तो सितंबर के ख़त्म तक यहाँ खाने के लिए अनाज नहीं बचेगा। अफ़गानिस्तान दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में से एक है। यहाँ पिछले 40 साल से जंग चल रही है। कोरोना वायरस से पहले अफ़गानिस्तान की 54% आबादी सतह गुर्बत के नीचे थी। अब ये बढ़कर 72% होने का अंदेशा है। पिछले साल तब के सदर अशरफ गनी ने कहा था कि अफ़गानिस्तान की 90% आबादी फ़ी रोज़ $2 से भी कम में ज़िंदगी गुजार रही है। अफ़गानिस्तान के लोगों को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराने के लिए $20 करोड़ यानी करीब 1,461 करोड़ रुपए की फौरी ज़रूरत है। इस सिलसिले में UN ने आलमी बरादरी से अफ़गानियों के लिए खाने का इंतज़ाम करने की अपील की है। अफ़गानिस्तान में कम से कम 1/3 जनता ये नहीं बता सकती कि उन्हें हर दिन खाना मिलेगा या नहीं। UN ने बताया कि मुल्क के आधे से ज़्यादा बच्चे 5 साल से कम के हैं जो माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। UN अभी काबुल एयरपोर्ट पर मौजूदा 800 बच्चों को खाना मुहैया करा रहा है, जबकि मुल्क के 394 ज़िलों में मदद भेजने की कोशिश जारी है। अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के बाद मुल्क में हर तरफ खौफ का माहौल है। क्या बच्चे और क्या बड़े, हर तबका मुंह खोलने से डर रहा है। इसी दहशत के बीच मुल्क के वेस्ट में वाक़े हिरात शहर में ख़वातीन सड़कों पर उतरी। उन्होंने तालिबान से तालीम और रोज़गार का हक़ देने के लिए आवाज़ बुलंद की। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर फतेह के साथ ही अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े का मिशन लगभग पूरा कर लिया था। अमरीकी फ़ौज भी वापस जा चुकी है। ख़तरों के बावजूद हेरात की कुछ ख़वातीन ने हिम्मत दिखाई और तालिबान की बनने जा रही हुकूमत के सामने अपनी मांगें रखीं। तालिबान के ख़िलाफ़ ये इस तरह का पहला मुजाहरा है। तालिबान अक्सर अपने ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ को बंदूक के दम पर दबा देते हैं। हेरात में जब जुमेरात के रोज़ ख़वातीन सड़कों पर मुजाहरे के लिए उतरी तो दुनिया तक इसकी खबर टोलो न्यूज़ की एक रिपोर्टर ज़ाहिरा रहीमी ने पहुंचाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर फ़ोटो के साथ इस खबर को शेयर किया। इस मुजाहरे में शामिल 24 साल की मरियम
अब्राहम ने बताया कि अल जजीरा टीवी से उसने कहा कि हमने मजबूरी में मुखालिफत एक मुजाहरे का फ़ैसला किया। तालिबान ख़वातीन को रोज़गार के मौके देने पर साफ बात करने को तैयार नहीं है। हमें कहा जा रहा है कि आप काम पर नहीं जा सकती, ऑफिस जाते हैं तो वहाँ से लौटा दिया जाता है। हमने पुलिस चीफ और कल्चरल डायरेक्टर से भी बात की, उन्होंने डेमोक्रेसी ख़त्म करके मुल्क पर कब्ज़ा किया है। ये बताएं कि अब हम क्या करें। मरियम ने आगे कहा कि मैंने कुछ दूसरी ख़वातीन को साथ लेकर तालिबान के अफसरों से मुलाकात की, उनसे कहा कि वो सही हालात की जानकारी दें, ये बताएं कि वो ख़वातीन को तालीम और रोज़गार का हक़ देंगे या नहीं। लेकिन बदकिस्मती से अब तक तालिबान ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न ने जुमे के रोज़ इस बात की तस्दीक कर दी है कि ऑकलैंड के न्यूलन सुपरमार्केट में पेश आया पुरतशद्दुद हमला एक श्रीलंकाई शहरी के जरिए किया गया दहशतगर्दाना हमला था। इस दहशतगर्द को पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया। एक न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एम्बुलेंस सर्विसेज सेंट जॉन्स के एक तर्जुमान ने कहा कि दोपहर 2:40 पर हुए हमले में कम से कम 6 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनमें 3 की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म ऑर्डन ने वेलिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एक तशद्दुद पसंद शख्स ने ऑकलैंड में न्यूलन काउंटडाउन में बेखुसूर न्यूजीलैंड बाशिंदों पर दहशतगर्दाना हमला किया। उन्होंने मजीद कहा कि हमला तशद्दुद आमेज़ था, ये बेवकूफ़ी वाला कदम था और मुझे अफसोस है कि ऐसा हुआ। वज़ीर आज़म का कहना है कि पुलिस ने हमले के तकरीबन 1 मिनट के अंदर जराइम पेशा को गोली मार दी। जसिंडा आर्डर्न के मुताबिक हमलावर एक श्रीलंकाई शहरी था जो 2011 में न्यूजीलैंड आया था और 2016 से न्यूजीलैंड पुलिस के ज़रिए उसकी इस्लामिक स्टेट से मुतासिर नज़रिए के लिए सख्त निगरानी की जा रही थी। हालांकि ये अभी तक नामालूम है कि शख्स न्यूजीलैंड का शहरी है या नहीं। न्यूजीलैंड के पुलिस कमिश्नर एंड्रयू कोस्टर ने भी इस ताल्लुक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तस्दीक की कि हमले के पीछे मौजूद शख्स अपने नज़रियात को लेकर सख्त निगरानी में था। हमले से कबल इस शख्स ने ग्लेन एडन से मगरबी ऑकलैंड के लिन मॉल में काउंटडाउन तक का सफ़र किया, जिस पर निगरानी की टीमों ने बारीकी से नज़र रखी थी। वो काउंटडाउन सुपरमार्केट में दाखिल हुआ, जहां उसे एक चाकू मिला। कोस्टर के मुताबिक निगरानी टीम उससे काफ़ी करीब थी और जब हंगामा शुरू हुआ तो उन्होंने कार्रवाई की। कोस्टर ने कहा कि जब वो शख्स चाकू लेकर उनके पास पहुंचा तो इसका गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मुसल्लह पुलिस ने सिक्योरिटी के तहत आसपास की सड़कों को बंद कर दिया। जुमे का हमला न्यूजीलैंड के सबसे ख़राब दहशतगर्दाना हमलों के 2 साल बाद पेश आया, जब 2019 में क्राइस्टचर्च में 2 मसाजिद में एक सफ़ेद फार्म बंदूक बरदार ने 51 मुस्लिम नमाजियों का कत्ल कर दिया था। This afternoon at approximately 2:40 p.m, a violent extremist undertook a terrorist attack on innocent New Zealanders in the Newlyn Countdown in Auckland. But first I want to acknowledge the 6 innocent people who have been attacked. 3, I understand, are seriously injured. This was a violent attack. It was senseless, and I am so sorry it happened. The attack began at 2:40 p.m. and was undertaken by an individual who was a known threat to New Zealand. The individual was under constant monitoring, and it was the police surveillance team and special tactics group who were part of that monitoring and surveillance that shot and killed him within, I'm told, the space of roughly 60 seconds of the attack starting. The terrorist is a Sri Lankan national who arrived in New Zealand in October of 2000. अमेरिका में 4 दिन पहले आए तूफान ईडा ने तबाही मचा दी है। तूफान लुइसियाना से होते हुए न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया और पेंसिल्वेनिया समेत नॉर्थ अमेरिकी रियासतों तक पहुंच गया। सबसे ज़्यादा असर न्यूयॉर्क पर पड़ा। वहां 1 घंटे में 3.5 इंच और रात भर में करीब 8 इंच बारिश दर्ज की गई। वेदर साइंटिस्ट का कहना है कि न्यूयॉर्क में यह बारिश पिछले 400 साल की सबसे भयानक बारिश हो सकती है। इसे लेकर न्यूयॉर्क की तारीख में पहली बार इमरजेंसी लगा दी गई है। न्यूयॉर्क सिटी के ज़्यादातर सबवेज में पानी भर गया है, मेट्रो बंद है, एटीएम्स, बस रूट
पूरी तरह ठप हो गया है। सड़कों पर कारें डूब गई हैं, सड़कें सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दूसरी तरफ सैलाब की वजह से अमेरिका में 26 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज़्यादा 14 अमवात न्यू जर्सी में हुई है। मरने वालों में 2 साल का बच्चा भी है। 9 लोग जख्मी हैं और कई लापता हैं। मुल्क में करीब 6 करोड़ लोग सैलाब से जूझ रहे हैं, जबकि 3 लाख घरों की बिजली गुल है। ईडा तूफान की वजह से अमेरिका में हज़ारों घर तबाह हुए हैं, सैकड़ों कारें बह गई हैं। इन सब के चलते इंश्योरेंस कंपनीज को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियों को $18 बिलियन यानी करीब 1,32,000 करोड़ रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। इससे उभरने के लिए कंपनियों को महीनों लग सकते हैं। राजस्थान की अवनी लेखरा ने पैरा ओलंपिक्स में तारीख रकम की है। अवनी ने 50 मीटर एयर राइफल में जुमेरात के रोज़ ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले वो 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीत चुकी हैं। किसी ओलंपिक या पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली वो पहली हिंदुस्तानी खातून बन गई हैं। अवनी के अलावा आज प्रवीण कुमार ने भी मुल्क को मेडल दिलाया। उन्होंने हाई जंप में नए एशियन रिकॉर्ड के साथ सिल्वर मेडल जीता। ये मेडल उन्हें T64 कैटेगरी की हाई जंप में मिला। बैडमिंटन के मिक्स डबल्स में पलक कोहली और प्रमोद भगत सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। तीरंदाजी में मेंस के रिकव ओपन एलिमिनेशन में हिंदुस्तान के तीरंदाज हरविंदर सिंह अगले दौर में पहुंच गए हैं। बैडमिंटन में मेंस सिंगल्स के SL4 मुकाबले में सुहास एल यथिराज भी अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं प्राची कैनू स्प्रिंट की वुमेन्स सिंगल्स के 200 मीटर VL2 में मेडल से चूक गई हैं। मुल्क में हाल ही में GDP ग्रोथ और बेहतर GST कलेक्शन के रिकॉर्ड आंकड़े आए। हालांकि इनके बीच अगस्त में बेरोजगारी की शरह बढ़ने की तशवीशनाक खबर भी आई है। मुल्क में बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर रखने वाली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMEI के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि कौमी सतह पर बेरोजगारी की शरह अगस्त में 1.37 बढ़कर 8.32% हो गई। ये जुलाई में 6.95% थी। अगस्त में शहरी बेरोजगारी यानी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 1.5% के इजाफे के साथ 9.78% पर पहुंच गई। वहीं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी दही इलाकों की बेरोजगारी की शरह 1.3% की इजाफे के साथ 7.64% हो गई। मुल्क में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तादाद अगस्त में 39 करोड़ 77 लाख रही, जो जुलाई में 39 करोड़ 93 लाख थी। एक महीने में लगभग 16 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसमें सबसे बड़ी तादाद दही इलाकों की रही। हालांकि इसके पीछे अहम वजह खरीफ के सीज़न में कम बुआई होना भी बताया जा रहा है। मोदी हुकूमत के इख्तियार में आने के बाद से बेरोजगारी की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आदाद शुमार से बात सामने आई है कि अगस्त के महीने में लाखों लोगों ने अपनी मुलाजिमतें खो दी हैं। अब इस मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तंज करते हुए मोदी हुकूमत पर हमला किया। राहुल गांधी ने बढ़ती हुई बेरोजगारी के हवाले से ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत रोजगार के लिए हानिकारक है। वो किसी भी किस्म के दोस्तों से पाक कारोबार या रोज़गार को फ़रोग या सहारा नहीं देती, बल्कि जिन लोगों के पास नौकरी है उसे भी छीनने में लगी है। हम वतनों से खुद इन्हिसारी का ड्रामा मुतवक्को है, अवामी मफाद में जारी किया गया। दिल्ली में पिछले साल हुए दंगों को लेकर दिल्ली की एक कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि बंटवारे के बाद के सबसे बुरे दंगे की जैसी जांच दिल्ली पुलिस ने की है, ये अफसोसनाक है। जब तारीख पलटकर इसे देखेगा तो ये जमहूरियत के जिन लोगों ने जमहूरियत की तश्कील दी थी उन्हें बहुत दुख पहुंचाएगा। इस मामले में एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने शाह आलम जो कि साबिक MLC हैं, साबिक MLC ताहिर हुसैन के भाई हैं, राशिद सैफी और शादाब को मामले से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये जांच बहुत ही इंसेंसिटिव साबित हुई। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे कांस्टेबल को गवाह के तौर पर प्लांट किया गया। जज विनोद यादव ने कहा कि ये केस टैक्स पेयर्स की मेहनत की कमाई की बर्बादी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह और कुछ नहीं बल्कि पुलिस ने हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान खींचा कि वारदात की जगह पर कोई CCTV कैमरा नहीं था जिससे ये पता लगाया जा सके कि वाकई में मुलजिम वहाँ मौजूद थे। ना इस वाकये के कोई चश्मदीद गवाह हैं और ना ही इसके कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होने के
कोई सबूत है। जज ने कहा कि मैं खुद को ये कहने से रोक नहीं पा रहा हूं कि जब लोग बंटवारे के बाद के सबसे बुरे दंगे को पलटकर देखेंगे तो मॉडर्न टेक्निक्स के बाद भी सही जांच करने में पुलिस की नाकामी देखकर जमहूरियत के फाउंडर्स को दुख पहुंचेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस ने सिर्फ चार्जशीट दाखिल करके गवाहों को टेक्निकल सबूत या असली मुलजिम को ढूंढने की कोशिश किए बिना केस को हल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख मुखालिफ फसादात से मुंसलिक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे साबिक कांग्रेसी लीडर सज्जन कुमार की अबूरी जमानत की अर्जी मुस्तरद कर दी। सज्जन कुमार ने अदालत से तिब्बी बुनियादों पर अबूरी जमानत की दरखास्त की थी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस AM सुंदरेश की बेंच ने यह कहते हुए उनकी अबूरी जमानत की अर्जी मुस्तरद कर दी कि अर्जी गुजार की सेहत मुस्तहकम है और इसमें बेहतरी हो रही है। समाअत के दौरान जस्टिस कौल ने साबिक रुकने पार्लियामेंट की जानिब से पेश हुए सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार से कहा कि अर्जी गुजार संगीन जुर्म का मुजरिम है और उसके लिए सुपर VIP मरीज की सहूलत की तवक्को कैसे की जा सकती है। अब एक दिलचस्प खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चाशुम्बी के रोज एक ऐसा फैसला सुनाया था जिसमें कहा कि साइंसदान मानते हैं कि गाय वो वाहिद जानवर है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन ही खारिज करता है। इसके अलावा गाय के दूध, उससे तैयार दही और घी, उसके पेशाब और गोबर से तैयार पंचगुए कई बीमारियों में मुफीद है। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अर्जी गुजार जावेद की दरखास्त जमानत पर समाअत के दौरान ये तबसरा किया। जावेद पर इल्ज़ाम है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मुद्दई खिलेंदर सिंह की गाय चुराई थी और उसे जुबा कर दिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू मत के मुताबिक गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का ठिकाना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में गाय का जिक्र किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ईसा मसीह ने एक गाय या बैल को मारना इंसान को कत्ल करने के बराबर करार दिया है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि चाहे मुझे मार डालो लेकिन गाय पर हाथ ना उठाओ। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी गाय के कत्ल को ममनू करार देने की वकालत की थी। बुद्ध गायों को इंसान की दोस्त करार देते हैं जबकि जैन मत के पैरोकार गाय को जन्नत करार देते हैं। अदालत ने मजीद कहा कि कहने का मतलब ये है कि मुल्क के मुसलमानों की क़यादत की अक्सरियत हमेशा से गौ कशी पर पाबंदी आयद किए जाने के हक़ में रही है। ख्वाजा हसन निज़ामी ने एक तहरीक चलाई थी और उन्होंने अपनी तसनीफ़ तर्क गाँवकशी में कहा था कि गाय को ज़ुबान नहीं किया जाना चाहिए। इन तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए गाय को कौमी जानवर करार दिया जाने और गाय के तहफ़्फ़ुज़ को हिंदुओं का बुनियादी हक़ करार दिए जाने की ज़रूरत है। मुल्क भर में कोविड-19 के सबब जान गंवाने वाले अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा फराहम करने और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की पॉलिसी वज़ा करने के फैसले पर अमल दरामद न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत के तई नाखुशी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से कहा कि वो 11 सितंबर तक हर हाल में रिपोर्ट पेश करे। जस्टिस MR शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच ने कहा कि हमने आपको काफ़ी पहले इस हवाले से हुक्म दिया था लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। अदालत उस्मा ने कहा कि अब तो तीसरी लहर का खतरा दिन ब दिन सर पर मंडलाने लगा है। अदालत ने कहा कि कोविड के सबब जान गंवाने वालों के लवाहिकीन को मुआवजा फराहम करने और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला 30 जून को दिया गया था लेकिन इस पर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सकी। अदालत ने कहा कि इस तरह तो तीसरी लहर भी ख़त्म हो जाएगी और हुकूमत की पॉलिसी तैयार ही नहीं हो पाएगी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ईश्वरिया भाटी ने कोर्ट को बताया कि हमें अफसोस है कि हम हलफनामा दाखिल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि अदालत 10 दिनों की मोहलत फराहम करे क्योंकि हुकूमत इस मामले पर लगातार माहिरीन से तबादला ख्याल कर रही है। ताहम अदालत ने इस मुतालबे को नामंजूर कर दिया और 11 सितंबर तक उठाए गए इक़दाम की इत्तला फराहम करने को कहा। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को एक अहम फैसले में कहा था कि जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई है उनके अहल खाना को हुकूमत मुआवजा फराहम करे। हुकूमत खुद तय करे कि मुआवजा कितना होना चाहिए। ताहम अदालत उस्मा ने यह भी कहा कि कोरोना से होने वाली अमवात पर 4 लाख का मुआवजा नहीं दिया जा सकता लेकिन NDMA को ऐसा निज़ाम तैयार करने को कहा गया जो कोविड से मारे गए लोगों के अहल खाना को कम से कम मुआवजा अदा करे। अब बात कोरोना केसेस की। दुनिया भर में कोरोना के केसेस में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 6,94,524 नए मामला दर्ज हुए। इसी दौरान 11,874 अफराद की कोरोना से मौत हुई। अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो आज कोरोना से मुतासिर होने वालों का मजमूई आंकड़ा दुनिया भर में 22 करोड़ के पार चले गया और ये
आज रात 9 बजे तक 22,01,61,753 तक पहुंच गया, जबकि अब तक कोरोना से 45,60,767 अफराद मारे जा चुके हैं। दुनिया भर में अब भी 1,87,70,836 अफराद का इलाज चल रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के 45,000 से ज़्यादा नए केसेस सामने, और इस दौरान शिफायाब होने वाले लोगों की तादाद कम होने से सेहतयाबी की शरह यानी रिकवरी रेट 97.45% रह गई। जुमेरात को मुल्क में 74,84,333 अफराद को वैक्सीन दी गई और अब तक 66,09,59,968 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से जुमे की सुबह जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 45,352 नए केसेस सामने आए। इसके साथ ही मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,29,03,289 हो गई। इस दौरान 34,791 मरीजों की सेहतयाबी के बाद इस वबा को शिकस्त देने वालों की कुल तादाद बढ़कर 3,20,63,616 हो गई है। इस दौरान एक्टिव केसेस 10,195 बढ़ गए हैं। 3,99,778 अफराद का फिलहाल इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 366 मरीजों की मौत हुई, जिससे अमवात की तादाद बढ़कर 4,39,895 हो गई है। मौसम में तब्दीली के सबब उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार का फैलाव पैर पसार रहा है। राजधानी लखनऊ में 40 बच्चों समेत 400 अफराद वायरल बुखार से मुतासिर हैं। इन तमाम मरीजों का इलाज सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। ओपीडी में आने वाले 20% मरीजों को बुखार, नज़ला और ज़ुकाम की शिकायत है। ताहम डॉक्टरों का कहना है कि यह मौसमी फ्लू है, लिहाजा ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वायरल मरीजों में अचानक इजाफे की वजह से अस्पतालों में खौफ व हरास का माहौल है। अस्पतालों में हिदायत दी गई है कि ओपीडी में इलाज से पहले मरीजों का कोरोना का एंटीजन टेस्ट किया जाए। मौसूला इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 15 से जो वायरल बुखार के केसेस हैं उसमें तकरीबन 15% का इजाफा दर्ज किया गया। वहीं अगस्त के तीसरे हफ्ते तक बुखार के मरीजों की तादाद 5% थी। बलरामपुर हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल और लोहिया इंस्टीट्यूट में बड़ी तादाद में वायरल बुखार के मरीज़ पहुंच रहे हैं। यहाँ 300 से ज़ायद मरीज़ बुखार की परेशानी के साथ ओपीडी में आए। उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार के सबब 100 से ज़्यादा अफराद की मौत हो जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमे के रोज़ कहा कि रियासती हुकूमत सूरत हाल से निपटने के लिए ठोस इक़दाम नहीं उठा रही है। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार के सबब 100 से ज़्यादा अफराद मर चुके हैं और इस पर फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। रियासती हुकूमत की बदइंतज़ामी की वजह से कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने ज़बरदस्त तबाही मचाई थी, लेकिन रियासती हुकूमत ने इससे कोई सबक नहीं लिया। उन्होंने रियासती हुकूमत से वायरल बुखार पर काबू पाने के लिए फौरी ज़रूरी इक़दाम करने का मुतालबा करते हुए कहा कि वायरल बुखार से मुतासरा इलाकों में फौरी तौर पर तमाम वसाइल मुहैया किए जाएँ और मुतासरा अफराद को फौरी तौर पर सेहत की सहूलियात फराहम की जाएँ। दिल्ली असेंबली में जुमेरात के रोज़ एक सुरंगनुमा ढांचा डिस्कवर हुआ। असेंबली के स्पीकर राम निवास गोयल ने कहा है कि ये सुरंग असेंबली को लाल किले से जोड़ती है। उन्होंने बताया कि ब्रिटिशर्स जो जंग आज़ादी के जो लोग थे जिसमें शामिल थे, उनको एक से दूसरी जगह ले जाने में इस सुरंग का इस्तेमाल करती थी। गोयल ने यह भी कहा कि जब मैं 1993 में एमएलए बना तो ऐसी बातें सुनता था कि यहाँ एक सुरंग मौजूद है जो लाल किले तक जाती है। मैंने भी तारीख जानने के लिए इस सुरंग को खोजने की कोशिश की, लेकिन इसे लेकर कभी कुछ साफ नहीं हुआ। अब हमें इस सुरंग का एंट्री पॉइंट मिल गया है, लेकिन हम इसे आगे नहीं खोद रहे हैं। मुमकिन है कि सुरंग के आगे का रास्ता मेट्रो प्रोजेक्ट और सीवर इंस्टॉल करने में तबाह हो गया। बिहार में बरसर इख्तिदार जनता दल यू के रुकन असेंबली गोपाल मंडी की तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र के दौरान अंडरवेयर और बनियान पहने तस्वीर वायरल हो गई, जिसके बाद अब गोपाल मंडल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनका सफ़र के दौरान पेट ख़राब हो गया था, इसीलिए अंडरवेयर और बनियान पहने हुए थे। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि वाकई में वो अंडरवेयर और बनियान में थे। दरअसल ये पूरा मामला राजेंद्र नगर से नई दिल्ली जा रही तेजस एक्सप्रेस का है।
कहा जा रहा है कि जनता दल यू के रुकन असेंबली गोपाल मंडल जब दिल्ली जा रहे थे तभी ट्रेन की बोगी में वो बनियान और अंडरवेयर पहने घूम रहे थे। रेलवे पुलिस के मुताबिक इस दौरान किसी मुसाफिर ने जब इस पर एतराज़ जाहिर किया तब इल्ज़ाम है कि रुकन असेंबली ने मुसाफिर के साथ बदकलामी भी की। इसकी इत्तला मुसाफिर ने टीटीई और पुलिस को दी। इसके बाद मामले को समझा बुझाकर निपटा दिया गया। जब रुकन असेंबली की तस्वीर जुमे के रोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुई तब उन्होंने वजाहत की। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अंडरवेयर और बनियान में था, ट्रेन में चढ़ा तो मेरा पेट खराब हो गया। मैं जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। ऐसा नहीं है कि इस वाक़े पर मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। दूसरी तरफ रेलवे के अफसर ने भी इस वाक़े की तस्दीक की है। रेलवे के पीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि रुकन असेंबली तेजस राजधानी एक्सप्रेस में पटना से नई दिल्ली जाने के दौरान बनियान और अंडरवेयर में घूमते नजर आए। इसके बाद कुछ मुसाफिरों ने एतराज़ जाहिर किया। आरपीएफ और टीटीए ने दोनों फरीकैन को समझाकर मामला ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अब रुकन असेंबली ने भी इस वाक़े पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगले 3 साल में ग्रीन एनर्जी में 75,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट करने की स्कीम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि एनर्जी प्रोडक्शन में हिंदुस्तान सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज 2035 तक नेट जीरो कार्बन कंपनी होगी। हाइड्रोजन की कीमत कुछ सालों में कम होने की उम्मीद है। इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट को मुखातिब करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर के निशाने को हासिल करेगा। क्लाइमेट चेंज दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। A key role in ensuring similar growth trends in green hydrogen, the future replacement of fossil fuels. Green hydrogen is a zero carbon energy. It is the best and the cleanest source of energy which can play a fundamental role in the world's decarbonization plans. Green hydrogen is key to our evergreen, sustainable and prosperous future of अमेरिकी फूड चेन कंपनी मैकडोनल्ड्स 40 साल की तारीख में पहली बार मुलाजिमीन की किल्लत से जूझ रही है। इसके चलते कंपनी की ओरेगोन में वाक़ फ्रेंचाइजी ने 14 से 15 साल के बच्चों की भर्ती शुरू की है। ये अपॉइंटमेंट लेबर लॉज के तहत हो रही हैं। यहाँ 14 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों को नौकरियाँ नहीं दी जा सकती। कानून के मुताबिक काम के घंटे इतने होंगे कि उनका स्कूल का वक्त मुतासिर नहीं होगा। कंपनी की फ्रेंचाइजी मेडफोर्ड रेस्टोरेंट के इंचार्ज हीथर कैनेडी ने कहा कि ऐसे हालात कभी नहीं आए थे। हमने मुलाजिमीन को अट्रैक्ट करने के लिए मिनिमम $15 यानी करीब 1100 रुपये फ़ी घंटे के हिसाब से वेजेस तय किए हैं। इसके बावजूद लोग कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। कैनेडी ने कहा कि 16 साल तक के बच्चों की भर्ती के लिए अभी तक 25 एप्लीकेशन मिले हैं। 14 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लड़कों को काम देने वाली मैकडोनल्ड अकेली नहीं है। उससे पहले बर्गर किंग, वेंडी ने भी ऐसी भर्तियां की हैं। हफ्ते के आखिरी दिन यानी जुमे के रोज बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स 277 पॉइंट चढ़कर 58,130 पर और निफ्टी 89 पॉइंट की बढ़त के साथ 17,323 रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 58,194 का और निफ्टी ने 17,340 का नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले सेंसेक्स 57,983 और निफ्टी 17,299 पर खुला था। सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयर्स तेजी के साथ जबकि 11 शेयर्स कमजोरी के साथ बंद हुए, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 4.12% की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं भारतीय एयरटेल के शेयर में 1.20% की गिरावट रही। सऊदी मुसल्लह अफवाज के मातहत लेडीज ट्रेनिंग सेंटर से कैडेट्स की तरबियत मुकम्मिल हो गई है। तकरीब तकसीम असनाद में आर्मी चीफ जनरल फैयाज अल रोवेली मेहमान खुसूसी थे। आर्मी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर के सरबराह मेजर जनरल आदि अल बलोई ने खिताब करते हुए कहा कि ट्रेनिंग सेंटर का मकसद वजारत दिफा में तैनात की जाने वाली ख़वातीन को मुनफरिद तरबियत, पेशा लियाकत और इस्तेदाद बढ़ाना है। मेजर जनरल आदिल अल बलवी ने कहा कि सेंटर का अहम पैगाम आलमी मियार के मुताबिक मिसाली तालीम का माहौल और मुनफरिद ट्रेनिंग प्रोग्रामों की फराहमी है। ट्रेनिंग सेंटर के कमांडेंट चीफ सार्जेंट सुलेमान अल मालिकी ने भी इस मौके पर खिताब किया। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।